वाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं टैक्स कैलकुलेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। इन दिस वीडियो हम आपके साथ कवर करने वाले हैं टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आपको याद है तो जब हम पर्सन की डेफिनेशन कर रहे थे कितने पॉइंट आए थे, एक बार रिकॉल करो। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आउट ऑफ 7 टैक्स पेयर्स यहां कितने नजर आ रहे हैं? 4 टैक्स पेयर्स। मतलब 7 में से 4 टैक्स पेयर का जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, कंपनी को अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, फर्म को नहीं कर रहे हैं, एंड हम लोकल अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं जो हमारे एग्जाम का असेसमेंट है 2020-21। टैक्स इन 4 टैक्स पेयर्स के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज फ्लैट रेट, अनदर इज स्लैब रेट। फ्लैट रेट मतलब जहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ इनकम, मतलब चाहे इनकम 1 लाख रुपए है या 1 करोड़ रुपए है, वहां पर फिक्स रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए, कौन बनेगा करोड़पति आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ ने वहां पार्टिसिपेट भी किया हो। कौन बनेगा करोड़पति से जो इनकम मिलती है वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है और इसको नाम दिया जाता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब नॉन रिकरिंग इनकम जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। ठीक है, होगी भी नहीं होगी नहीं पता होता है, कैजुअल इनकम को कहा जाता है। इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो बेटा फ्लैट 30% लगता है। इसका मतलब कौन बनेगा करोड़पति से? अगर कोई पार्टिसिपेंट 1 लाख रुपए जीतता है या 1 करोड़ रुपए जीतता है या 5 करोड़ रुपए जीतता है, उस पर फ्लैट 30% का जो बेसिक रेट होता है वो अप्लाई होता है। बेसिक रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इस पे सरचार्ज एंड सेस एक्सेट्रा एप्लीकेबल होंगे, तो जो बेसिक रेट होता है वो 30% का एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों ने सुना होगा, अभी आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स रेट होता है वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रेट्स हैं जो इनकम के नेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, मगर वो फ्लैट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा हो। इन दिस वीडियो हम अभी इन्हें कवर नहीं कर रहे हैं, ये बेटा लेटर पार्ट में हम कवर करेंगे और रादर ये धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो इन दिस वीडियो हमारा जो टारगेट है वो है स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब ऐसे टैक्स रेट जो इनकम के साथ चेंज होते हैं। अगर इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करती है तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जीरो टैक्स लायबिलिटी होती है। अगर इनकम उस लिमिट को, जिसे हम टैक्स फ्री लिमिट या टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट कहते हैं, क्रॉस कर जाती है तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इनकम जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है जी, तो स्लैब रेट में आपके साथ कवर करने वाला हूं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये नाम मैं बार बार कवर नहीं करूंगा, तो अगर मैं इंडिविजुअल अभी बोल रहा हूं, ठीक है, फॉर द टाइमिंग, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा जो टैक्स रेट इंडिविजुअल पर है वही मैं एचयूएफ के लिए भी डिस्कस कर रहा हूं, वही मैं एओपीबीवाई के लिए भी कवर कर रहा हूं और सेम मैं कवर कर रहा हूं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तक अभी थोड़ी देर तक। ठीक है जी, तो चलिए स्लैब रेट की शुरुआत करते हैं। स्लैब रेट में आपको चलो बनाना सिखाता हूं एग्जांपल। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इनकम टैक्स उनको तो एक बार में समझ आ जाएगा, बट जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको बेटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई अश्योर यू, एक बार एग्जांपल अगर आपको ये समझ आ गया, आपको कभी स्लैब रेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, माइंड में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ में उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आराम से आपका आंसर निकल आएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, 0% चांसेस होंगे मिस्टेक के। ओके जी, चलिए, और अगर एक बार ये समझ आ जाएगा तो फिर तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम दिए, ठीक है, एग्जाम आपके दे दिए, एग्जाम बहुत बढ़िया गए और पापा ने प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर एग्जाम बहुत बढ़िया जाएंगे तो एक लंबी छुट्टी पर आपको भेजेंगे। ठीक है, आपने कहा पापा मैंने एग्जाम बहुत बढ़िया गए हैं और मैंने फ्रेंड्स के साथ अपना एक प्रोग्राम बना रखा है, 3-4 फ्रेंड्स मिलकर जा रहे हैं, ठीक है, और 8-10 दिन के टूर पर जा रहे हैं। पापा ने पैसा दे दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, थोड़ा सा कैश दे दिया और आप अपनी जर्नी पर निकल पड़े हैं। बैग पैक किया, दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं और आप अपनी जर्नी पर जा रहे हैं थ्रू ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेशल ट्रेन एक चल रही है जिसमें आप 4 लोग जा रहे हैं, ये
टिकट का पैसा एडवांस में नहीं लेती है। जी हाँ, वो टिकट का पैसा एडवांस में नहीं लेती हैं। वो कहते हैं देखो आप ट्रेन में बैठो, जितनी दूर आप जाओगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे जो फेयर है वो चार्ज कर देंगे। तो जैसे जैसे जिस स्टेशन पर आप उतरोगे हमें बता देना, हम आपका फेयर कैलकुलेट करके दे देंगे और आप फेयर देके चले जाइएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है, चलिए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको उस ट्रेन की सैर कराते हैं। ये जो ट्रेन शुरू होती है, ठीक है, जो ट्रेन शुरू होती है, चलिए पहले ट्रेन की लंबी सी रेल बना देते हैं, पटरी बना देते हैं। ये जो आपका स्टेशन है बेटा, जो पहला स्टेशन है, ये पहला स्टेशन का नाम है, इसका नाम है स्टेशन नंबर 0। ठीक है, जो पहला स्टेशन है ये है स्टेशन नंबर 0। जो दूसरा स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम है 2.5L। ठीक है, जो स्टेशन के नाम बड़े मजेदार हैं। जो दूसरा स्टेशन है इसका नाम है 2.5L, मतलब 2,50,000। जो तीसरा स्टेशन आता है, देखो 0 से तो स्टार्ट करेंगे, पहला जो स्टेशन आएगा वो 2,50,000 स्टेशन का नाम है। दूसरे स्टेशन का जो नाम रखा गया है, इस स्टेशन का नाम है 5 लाख। ठीक है, फोर्थ स्टेशन का जो नाम रखा गया है और ये क्या है, ये होता है 10 लाख। और भाई इसके बाद कोई स्टेशन नहीं आता, इसके बाद कोई स्टेशन नहीं आता, ट्रेन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, जहां कहोगे ट्रेन रोककर आपको उतार दिया जाएगा। मगर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन है पहला 0, उसके बाद है 2,50,000, तीसरा स्टेशन है 5 लाख और उसके बाद स्टेशन है 10 लाख। अब आपने कहा ट्रेन मास्टर से कि टीटी से कहा देखो यार हम ट्रेन में बैठ तो जाते हैं, ये तो बताओ भाड़ा कितना लगेगा, पता लगे कि जब हम ट्रेन से उतरने लगे जितना भी जेब में पॉकेट में पैसा है सारा तुमने ले लिया। तो अब टीटी के साथ बात हो रही है कि देखो किस तरीके से जो भाड़ा है, जो फेयर है, ठीक है, टिकट है, उसका पैसा चार्ज किया जाएगा। तो अब टीटी आपको समझा रहा है और आप भी समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीटी तो भाई मैं हो गया और जो स्टूडेंट है वो तो बट ऑब्वियस है आप है। ठीक है, जो आप घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ निकले हैं। तो जरा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से फेयर चार्ज किया जाएगा। अभी टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा, फेयर चार्ज करना सीखो बेटा। उन्होंने कहा देखो भाई ये बड़ी स्पेशल ट्रेन है, साल में एक बार आप जैसे स्टूडेंट के लिए चलती है, जो बहुत मेहनत करते हैं दिन रात और बहुत बड़े एग्जाम दे के आते हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर एंट्री मिलती है। और देखो यहाँ पर ये जो ट्रेन का सफर है, ये अगर स्टेशन नंबर 0 से चलते हो और स्टेशन नंबर 2,50,000 तक जाते हो, देखो अगर स्टेशन नंबर 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक जाते हो तुम, तो इस दूरी का तुम्हें कोई भी भाड़ा पे नहीं करना। मतलब अगर तुम स्टेशन 0 से स्टेशन 2,50,000 के बीच में कहीं पर भी उतर जाते हो तो तुमसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा और किराया होगा 0। आप खुश हो गए, अरे मजे आ गए। ठीक है, मजे आ गए। चलो, उन्होंने कहा अच्छा अगर हम जर्नी को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो क्या होगा। अब क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो अगर आप इस जर्नी को आगे लेकर जाना चाहते हो तो अगर आपने स्टेशन नंबर 2,50,000 पर नहीं उतरे और उसके बाद भी ट्रेन में बैठे रहे तो भाई इसके बाद जितनी दूर भी जाओगे अगले स्टेशन तक, अगला स्टेशन क्या है 5 लाख, इस स्टेशन के बीच में जितनी भी तुम दूरी तय करोगे उसके डिस्टेंस का, देखो डिस्टेंस का मतलब यहां तक का किराया तो 0 है। अगर 2,50,000 स्टेशन को क्रॉस कर गए तो फिर 2,50,000 के बाद स्टेशन के बाद जितनी भी दूरी तय करोगे उस पर जो टैक्स रेट उस पर जो आपका फेयर का रेट एप्लीकेबल है, किराया लगेगा, वो कितना लगेगा, वो लगेगा दूरी का 5%। मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उसका 5% किराया हमें दे देना। ठीक है, ओके। आपने कहा अच्छा अगर इसके बाद भी हम ट्रेन में बैठे रहे तो क्या होगा। अच्छा इसके बाद भी ट्रेन में बैठे रहना चाहते हो तो भाई बैठे रहो, अच्छी बात है, हमें तो किराया और ज्यादा मिलेगा। अगर आप स्टेशन 5 लाख पर नहीं उतरे और इसके बाद बैठे रहे तो नेक्स्ट स्टेशन है 10 लाख। 5 लाख के बाद कहीं भी उतर सकते हो, 10 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे भाई, 5 लाख के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उसका तुम्हें देना पड़ेगा 20%। मतलब डिस्टेंस कवर का 20% होगा तुम्हारा किराया। तो इतने डिस्टेंस पर कुछ नहीं पे करना। ठीक है, अगर 2,50,000 स्टेशन को क्रॉस कर गए तो किराया लगेगा 5%। अगर 5 लाख स्टेशन को कवर कर गए, स्टेशन नंबर 5 लाख को कवर कर गए,
ठीक है, स्टेशन को 5 लाख को अगर क्रॉस कर गए तो 20% लगता है। और अगर 10 लाख स्टेशन को, स्टेशन का नाम क्या है 10 लाख, अगर यहां पर भी आपने ट्रेन को नहीं छोड़ा तो भाई फिर इसके बाद जितनी देर तुम ट्रेन में बैठोगे, जितनी दूर ट्रेन में बैठोगे, जितना भी तुम सफर करोगे, ठीक है, कौन सा सफर, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला सफर नहीं, ठीक है, हिंदी वाला सफर, तो जितनी देर ट्रेन में बैठे रहोगे उतना, जितनी दूरी तय करोगे उसका तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा 30%। अब माइंड में क्यूरियोसिटी आई, आपने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसके बीच में कहीं उतर जाएं और इस छोटा सा स्टेशन है, यहां पर ट्रेन तभी रुकेगी अगर आप कहोगे, तो आपने मैप पे देखा, आपने कहा देखो हमारा प्लान बन रहा है, हम एक हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जिसका नाम है 7 लाख, क्या वहां ट्रेन रुकती है? उन्होंने कहा जहां कहोगे ट्रेन वहां रोक देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई आपने पूछा मुझे 7 लाख स्टेशन पर उतरना है, तो बताओ क्या मुझे डिस्टेंस कवर का 20% देना पड़ेगा? आंसर इज नो बेटा, इस चीज को याद रखना। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर जो किराया लगेगा वो कितना लगेगा? निल। इस स्टेशन के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्टेंस कवर पर लगेगा 5%। 5 लाख स्टेशन के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उस पर किराया कितना लगेगा? 20%। और इसके बाद किराया कितना होता है? 30%। तो अगर आप स्टेशन 7 लाख पर उतरते हैं तो इट डजंट मीन इस पर 20% लगेगा, कॉपी मत करना अभी। इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि आपको किराया 1,40,000 देना पड़ेगा, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है। स्लैब, ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड करो। तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया जरा ध्यान से देखो। स्टेशन नंबर 7 लाख पर उतरे तो किराया कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, इस दूरी का जो किराया होगा वो होगा निल। यहां से यहां तक जितना भी तुमने डिस्टेंस कवर किया, भाई कितना डिस्टेंस कवर किया? 2,50,000 से 5 लाख का डिस्टेंस कितना हुआ? 2,50,000। तो 2,50,000 पर लगा दो कितना? 5%। वेरी गुड। और इसके बाद जितनी देर ट्रेन में बैठोगे, कितना? 7 लाख पर ना, तो 7 लाख माइनस 5 लाख, कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 लाख। भाई इस पर कितना लगेगा? इस पर लगेगा 20%। तो आपका किराया कितना हो गया बेटा? आपका किराया हो गया यहां पर 40,000, यहां पर जो किराया निकला वो निकला आपका 12,500, ठीक है। इसका मतलब अगर आप स्टेशन नंबर 0 से गाड़ी में बैठते हो और स्टेशन नंबर 7 लाख पे गाड़ी को छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हो, तो आपको कुल मिलाकर कितना पे करना पड़ेगा? आपको जो टिकट का खर्चा देना पड़ेगा वो होगा निल प्लस 12,500 प्लस 40,000, कुल मिलाकर ये हो जाएगा 62,500 रुपीज, ठीक है। चेक कर लें एक बार। 5% 12,500, 2 लाख का 20% ये होगा 40,000 प्लस 12,500, हाँ कुछ मिस्टेक हो गई, ये 52,000 होगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा 52,500, 52,500 डन। बस यही तो टैक्स कैलकुलेशन है भाई, यही तो टैक्स कैलकुलेशन है। ये देखिए, ये आपके इनकम के रेट्स हैं, ये आपके इनकम के होते हैं स्लैब रेट। जो इनकम 0 से लेकर 2,50,000 के बीच में फॉल करती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है 2,50,000 तक की इनकम टैक्स फ्री। हाँ, अगर 2,50,000 को इनकम क्रॉस करती है तो 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच की जो इनकम होती है, इस पर जो रेट लगता है वो लगता है केवल 5%। अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस करती है तो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए बीच का इनकम का जो पोर्शन होता है, ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख हुआ मैक्सिमम, उस पर जो रेट रहता है वो कितना रहता है? 20%। और अगर इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है तो 10 लाख के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 30%। अब इन्हें अगर हम स्लैब रेट में कन्वर्ट करते हैं टेक्निकली तो क्या होगा? फर्स्ट कितना? 0 से लेकर 2,50,000, तो बेटा फर्स्ट 2,50,000 पर जो टैक्स का रेट रहता है वो होता है निल। मैं टैक्स रेट बता रहा हूं, टैक्स कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, टैक्स कैलकुलेट आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2,50,000 से लेकर 5 लाख, मतलब 2,50,000 लेकर 5 लाख, इसका डिफरेंस कितना होगा मैक्सिमम? 2,50,000। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000। तो नेक्स्ट 2,50,000 पर जो टैक्स का रेट होता है वो कितना होता है? 5%। उसके बाद
5 लाख से लेकर 10 लाख, तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तो 10 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना डिस्टेंस हुआ यहां से? 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना हुआ? 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो होगा वो हमारे पास होगा 5 लाख। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट 5 लाख, इस पर कितना होगा? 20%। और 10 लाख के बाद कोई लिमिट नहीं है, तो इसके लिए हम लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस, इस पर जो रेट होता है वो होता है 30%। देखिए जो स्लैब रेट है उन्हें लिखने के अलग 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 तरीके होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप कोई भी याद कर लीजिए, और अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो बेटा इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सिर्फ इसको पुट कर दीजिए, लाइन रख दीजिए। अब 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि टैक्स आराम से यहां पर हम कैलकुलेट करना सीखें, ठीक है। तो हमारे पास स्लैब रेट क्या है? फर्स्ट 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, और बैलेंस पर क्या होगा? 30%। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख, ये होता है 5%, ठीक है। उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख जो रेट होता है वो आपके पास होता है 20%, एंड बैलेंस पर आपके पास होता है कितना? 30%। कुछ स्लैब रेट जब टैक्स रेट देते हैं तो वहां पर टैक्स को इवन कैलकुलेट करके भी दिखाया होता है, मगर वो जो टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया होता है वो बेटा आपको याद करना पड़ेगा ना, और अगर याद करने गए और छोटी सी मिस्टेक हो गई तो फंस जाओगे, ठीक है। तो यहां पर टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पिक्चर माइंड में रख लेना, बहुत आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बताओ टैक्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इनकम है, मैं दोनों तरीके से, एक तो जो डायरेक्ट आपको दिया है इसे, बहुत सारे स्टूडेंट को अब देखो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आता है तो ये ट्रेन के माध्यम से भी आपको मैं समझाऊंगा। इनकम है मान लो, इनकम है मान लो 11 लाख, तो बताओ टैक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। अब एक तो मैं डायरेक्ट आपको बता, चलो पहले ट्रेन बनाते हैं, नहीं पहले भाई ट्रेन बनाएंगे हम, तो चलो ट्रेन पे कहां से शुरू होता है? 0, उसके बाद 2,50,000, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख, ठीक है, कुछ ऐसी बनती है। हाँ जी, कितनी है? 11 लाख। 11 लाख का मतलब है कि हमें यहां तक जाना है बेटा, 11 लाख। आपको याद है ना, इस पर कितना होता है? नील। इस पर जो रेट होता है वो कितना होता है? 5%। इस पोर्शन पर कितना होता है? इस पोर्शन पर होता है 20%। और फिर इसके बाद कितना लगेगा यहां तक? ये होता है 30%। तो बस टुकड़े कर दीजिए 11 लाख के, ठीक है। तो क्या हुआ? 0 से लेकर 2,50,000, तो 2,50,000 पर कितना होगा? नील। उसके बाद 2,50,000 से लेकर 5 लाख कितना हुआ? 2,50,000। रेट नहीं लिख रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट करके ले, तो इसलिए यहां पर नेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई 5%, कितना होगा बच्चे? ये होगा हमारे पास 12,500। उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख, क्योंकि इनकम तो 11 लाख है ना, तो 10 लाख को भी क्रॉस कर गई, तो ये हो गया, ये कितना हुआ? ये हुआ टोटल हमारे पास जो इनकम का अमाउंट होगा, जो इनकम का अमाउंट होगा वो होगा 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख, तो ये हो गया बेटा 5 लाख। 5 लाख पर कितना लगेगा? 5 लाख पर लगेगा 20%, मतलब 1 लाख। और 10 लाख के बाद केवल कितना है? 10 लाख के बाद जो है वो है केवल 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपए पर जो लगेगा वो लगेगा 30%, मतलब 30,000। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका टैक्स, कितना होगा? ये होगा आपके पास 1,42,500, ठीक है। डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। इनकम कितनी थी? 11 लाख, तो पहला पार्ट 2,50,000 नील, उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 5%, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख, तो 5 लाख पर 20%, और उसके बाद बैलेंस, बैलेंस कितना है? 1 लाख, इस पर 30%, ठीक है जी। ये कैलकुलेट करोगे तो 1,42,500। चॉइस इज योर्स, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। ये है हमारी टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल एक्सेट्रा, ठीक है, स्लैब रेट ये हम कहते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए, हाँ जी, इनकम है मान लीजिए
4,90,000, बड़ी छोटी सी इनकम आपको दे रहा हूँ, 4,90,000। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखें। देखो 5 लाख के अंदर अंदर है, माइंड में ट्रेन पे कर लो, कितने 5 लाख के अंदर अंदर है, मतलब 0 से 2,50,000, तो ये हो गया फर्स्ट 2,50,000। उसके बाद हाँ जी कितना था, अरे सर ये 5 लाख को तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो वेरी गुड, अगर 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तो सिर्फ यहाँ 5% का रेट लगेगा बैलेंस पर, तो 2,50,000 से लेकर 4,90,000 तक कितना बचा, 2,40,000। ठीक है जी, इस पर होगा बेटा नील, और इस पर आपके पास होगा 5%, तो टोटल टैक्स हो गया 12,000। ठीक है जी, चलो अगर इनकम है 8 लाख, तो बताओ टैक्स कितना होगा, 8 लाख मतलब 0 से लेकर 250 तक पूरा हो गया एक पार्ट। उसके बाद 250 से 5 लाख वाला भी पूरा हो रहा है, तो नेक्स्ट 2,50,000 भी हमारे पास आ गया। और उसके बाद मगर 5 लाख से 10 लाख तक पूरा नहीं हो रहा, तो 5 लाख से शुरू करना है, मगर रुकना कहां पर है, 8 लाख पर, तो 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपीस तक कितना होगा, ये होगा 3 लाख नेक्स्ट। ठीक है जी, शुरुआत किससे होती है, 0% से नील, उसके बाद 5% 12,500, और इसके बाद क्या आता है बेटा 20%। ठीक है 20%, ये कितना होगा हमारे पास 60,000। सो टोटल टैक्स आ गया है 72,500 एंड सो ऑन। कितने भी एग्जांपल आप ले सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डन। तो ये रेट हमारे पास है, स्लैब रेट एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हाउएवर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, तो बेटा इंडिविजुअल की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें याद करनी है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, देखो एचयूएफ के लिए स्लैब रेट खत्म हो गए, ठीक है, एचयूएफ के लिए जो स्लैब रेट की कैलकुलेशन थी वो खत्म हो गई, एओपीबीवाई के लिए खत्म हो गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए खत्म हो गई। ठीक है, उनके लिए सिर्फ सिंगल स्लैब होता है। मगर जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो बेटा इंडिविजुअल की जो कैटेगरी हमारे पास होती है वो 3 कैटेगरी होती हैं। एक हमारे पास होता है सुपर सीनियर सिटीजन, एक हमारे पास होता है सीनियर सिटीजन। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी में होगा हमारे पास अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स। अब जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है, सुपर सीनियर सिटीजन होता है, इस पर जो टैक्स फ्री लिमिट है ये होती है 5 लाख। जी हाँ 5 लाख। ये जो सीनियर सिटीजन है इस पर जो टैक्स फ्री लिमिट होती है ये होती है 3 लाख। मगर बेटा अभी जो हमने स्लैब पढ़ा है उसमें टैक्स फ्री लिमिट कितनी है, जो अभी मैंने आपको स्लैब बताया है उसमें जो टैक्स फ्री लिमिट है वो तो है केवल 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 तक इनकम टैक्स फ्री है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्लैब अभी आपने पढ़ा है, ये जो स्लैब आपने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, वो केवल अदर इंडिविजुअल के लिए पढ़ा है। तो इसका मतलब अभी हमें सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में डिस्कशन करना है, अभी हमें सुपर सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट पढ़ना है, स्लैब रेट, और सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट पढ़ना है। तो अभी जो आपके साथ मैंने कवर किया वो है फॉर अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये अदर इंडिविजुअल जो है ये बेटा रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा मैं आपके साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं ये सीनियर सिटीजन कौन होता है और ये सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है, फिर उसके स्लैब रेट्स करेंगे। तो पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन, अब देखिए सीनियर सिटीजन, बट ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो सकते, केवल एक नेचुरल पर्सन के बारे में बात करें सीनियर सिटीजन। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो सीनियर सिटीजन है इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्लस एज कितनी होनी चाहिए इसकी, 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
but less than 80 years। एक ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का रेजिडेंट है, प्लस इस इंडिविजुअल की एज प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, देखो हमारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 हमारा प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर है 2021। तो यहां पर एज की बात करें तो असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। सीनियर सिटीजन की एज क्या होगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में किसी भी टाइम वो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा का है, ठीक है, बट लेस देन 80 ईयर्स, इसे कहा जाता है सीनियर सिटीजन। इसे कहा जाता है सीनियर सिटीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना बर्थडे साल में किसी भी दिन 60 ईयर्स की एज को अटेंड कर लेता है, ठीक है, तो वो पूरे साल के लिए क्या माना जाएगा, सीनियर सिटीजन। ध्यान रखिएगा यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का 1 अक्टूबर 2019 को वो 60 इयर्स का होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 6 महीने के लिए वो नॉर्मल इंडिविजुअल है और बाकी 6 महीने के लिए वो सीनियर सिटीजन है। पहले 6 महीने का स्लैब रेट और उसके बाद का स्लैब रेट अलग अलग नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। या तो इंडिविजुअल क्या होगा, सीनियर सिटीजन, या होगा सुपर सीनियर सिटीजन, या होगा अदर इंडिविजुअल। मतलब वहां पर हम उसे केवल एक ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे फॉर कंप्लीट ईयर। इसका मतलब अगर एक इंडिविजुअल 31 मार्च को भी 60 साल का होता है तो बेटा पूरे साल के लिए उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया हुआ है, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सीनियर सिटीजन कौन होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब है एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिसकी एज प्रीवियस ईयर में किसी भी समय 60 साल या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए बेटा जो टैक्स फ्री लिमिट होती है वो कितनी होगी, टैक्स फ्री लिमिट हो जाती है 3 लाख। बस इस व्यक्ति के लिए जो टैक्स फ्री लिमिट हो जाती है वो है 3 लाख। तो आइए एक बार ट्रेन पर दोबारा चढ़ते हैं, ठीक है, ट्रेन पर दोबारा चढ़ते हैं। इस बार मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, ठीक है, मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं। तो चलिए अब एक बार दोबारा ट्रेन पर चढ़ा देते हैं उन्हें। अब वो पहली बार चढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें ट्रेन पर हम बाय बाय करने आए हैं। तो देखिए अब उनका किराया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। शुरुआत कहां से होगी, 0 से। जब आप ट्रेन में घूमने गए थे तो जो पहला स्टेशन था किराया चेंज होता था वो क्या था, वो था 2,50,000। मगर यहां पर जो पहला स्टेशन होगा, बेटा वो क्या होगा, 3 लाख। बस बाकी स्टेशन में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद स्टेशन था 5 लाख, उसके बाद था 10 लाख और उसके बाद तो नॉन स्टॉप चलती है। तो आप खुद बताइए ना, इसका मतलब ये हुआ जो इनकम 0 से लेकर 3 लाख के बीच में फॉल करती है उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा निल रेट। जो इनकम 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में फॉल करती है इस पर जो टैक्स रेट होगा वो होगा 5%। जो इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में फॉल करती है उस पर टैक्स रेट होगा 20%। और जो इनकम 10 लाख के बाद फॉल करती है उस पर टैक्स रेट कितना होगा, 30%। तो आइए स्लैब अपने आप बनाइए, फटाफट बनाइए स्लैब। यहां पर फर्स्ट क्या होगा बेटा, वहां पर हमने पढ़ा था फर्स्ट 2,50,000, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, 3 लाख। तो यहां पर होगा फर्स्ट 3 लाख। फर्स्ट 3 लाख पर टैक्स कितना होगा, निल। अब वहां पर था नेक्स्ट 250 से 5 लाख, यहां पर 3 लाख से 5 लाख, तो बेटा मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, 2 लाख। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट 2 लाख, इस पर कितना हो जाएगा, 5%। यहां पर कोई चेंज नहीं है, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस है मैक्सिमम वो कितना होता है, 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख कितना हो जाएगा, 20%। और 10 लाख के बाद सेम रेट रहता है तो इसको कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ इनकम पर जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 30%, ठीक है। बैलेंस ऑफ इनकम पर कितना रहेगा, 30%। अब सिंपल यहां पर कैलकुलेट करते हैं वही चीज जो टैक्स कैलकुलेट किया था, वही हम स्लैब यहाँ पर इनकम लेते हैं 4,90,000, 490 थोड़ा सा, चलो 490, और दूसरी क्या है 8 लाख। इस पर कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इनकम है फॉर एग्जांपल, अगर एक सीनियर सिटीजन की इनकम कितनी है, 4,90,000, तो बताओ टैक्स कितना होगा, 4,90,000। 4,90,000 मतलब समवेयर हेयर मार्क कर दो। तो यहां पर फर्स्ट 3 लाख और उसके बाद दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 3 लाख से लेकर 4,90,000 तक, तो वो कितना होगा, 1,90,000, ठीक है। तो इस पर टैक्स लगेगा निल और यहां पर जो लगेगा वो लगेगा 5%। यहां कैलकुलेट किया था क्या हमने,
240, ये गलत मैंने शायद कर दिया, हाँ नहीं सॉरी 190, वहां पर अलग था, ठीक है ये 190, तो 190 पर 5%, ये होगा बेटा 9500। टोटल कितना हो गया 9500। देखो यहां पर कितना टैक्स कैलकुलेट किया था, यहां पर टैक्स कैलकुलेट किया था आपने 12000, यहां पर कितना कैलकुलेट कर रहे हो 9500। कितने का फायदा हुआ 500 का, एक बार 2500 का अपने आप चेक कर लो ना। देखो कैसे सीनियर सिटीजन पर 50,000 का ज्यादा इनकम टैक्स फ्री होती है, 50,000 की इनकम पर टैक्स पे नहीं करना एक्स्ट्रा इनकम पर, तो 50,000 का जो 5% का टैक्स रेट होता है वो कितना होता है 2500, तो वही 2500 की यहाँ पर सेविंग हो रही है, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो 8 लाख रुपीज, 8 लाख पर टैक्स निकाल के देखो भाई, अगर इनकम 8 लाख है तो क्या होगा 8 लाख मतलब समवेयर हेयर 8 लाख का मतलब है यहां पर, तो जो पहला टुकड़ा होगा वो पूरा 3 लाख रुपए का होगा, फिर 3 लाख से 5 लाख पूरा 2 लाख रुपए होगा, और फिर 5 लाख से लेकर यहां तक कितना 8 लाख तक, तो ये होगा 3 लाख। तो पहले 3 लाख पर होगा नील, नेक्स्ट 2 लाख पर होगा 5%, 10,000, और इस पर जो रहेगा वो रहेगा 20%, मतलब 60, कितना होता है 70। याद रखना मैक्सिमम बेनिफिट इंडिविजुअल एंड सीनियर सिटीजन के बीच में केवल 2,500 रुपए का होता है, तो देखो वहां पर कितना आया था 72,500, यहाँ पर कितना आएगा 70,000। क्लियर है ये? ओके, तो सीनियर सिटीजन पर जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख। स्लैब रेट कितना हुआ, फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और बैलेंस पर 30%। नॉर्मल इंडिविजुअल के जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट 250 पर नील, नेक्स्ट 250 पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और बैलेंस पर 30%। तो चलिए अब फाइनली, ठीक है, अभी एक पर्सन हमारे पास रह गया है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब भारत का रेजिडेंट होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, साथ में बेटा एज कितनी होनी चाहिए, 80 इयर्स और मोर at any time during previous year। देखो अगर 60 इयर्स या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 है तो क्या है सीनियर सिटीजन। अगर वो 80 इयर्स को टच कर लेता है प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, तो वो सीनियर सिटीजन से क्या बन जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। भारत का रेजिडेंट होना तो बहुत जरूरी है। तो अगर एक इंडिविजुअल इवन 31 मार्च को 80 इयर्स की एज अटेंड करता है तो वो पूरे साल के लिए, पूरे 365 या पूरे 366 दिन के लिए, ठीक है, इफ लीफ ईयर है तो 366, उसे क्या माना जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन। याद रखिएगा। तो या तो जो टैक्स स्लैब लगेगा वो लगेगा आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल वाला या सीनियर सिटीजन वाला या सुपर सीनियर सिटीजन वाला। इस चीज को माइंड में फिट कर लीजिएगा कि हम एक इंडिविजुअल को पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सीनियर सिटीजन एंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते। या तो वो सीनियर सिटीजन होगा या वो सुपर सीनियर सिटीजन होगा या वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, दो कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ओके, अच्छा यहां पर जो टैक्स फ्री लिमिट है बच्चे, यहां पर जो टैक्स फ्री लिमिट है, ये जो टैक्स फ्री लिमिट है ये है 5 लाख। जी हाँ, बहुत बड़ा बेनिफिट है, 5 लाख रुपए की टैक्स बेनिफिट होती है, ठीक है। बट अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा कि बाकी लोगों के लिए भी 5 लाख रुपए तक की इनकम इफेक्टिवली, इस लेक्चर में नहीं आगे पढ़ेंगे, इफेक्टिवली ही टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट है, एग्जाम्पशन लिमिट है, तो इसको देखते हैं एक बार। अब आपके दादाजी दादी घूमने जा रहे हैं, चलिए उनको ट्रेन पर सी ऑफ करने चलते हैं। स्टेशन जो पहला होगा वो क्या होगा, 0। अब यहाँ पर जो बीच का स्टेशन है 2,50,000 या 3 लाख वो नहीं होगा बेटा, डायरेक्टली जो स्टेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 लाख। और 5 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, और उसके बाद कोई स्टेशन नहीं आता। तो अब खुद स्लैब बना लीजिए। इस पोर्शन ऑफ इनकम पर जो रेट अप्लाई होगा वो होगा नील। इस पोर्शन ऑफ पर जो रेट अप्लाई होगा, देखिए रेट में कोई चेंज नहीं है, वही है, वो कितना हो जाएगा 20%। मतलब एक सुपर सीनियर सिटीजन पर जो 5% वाला रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और जो 10 लाख रुपए के बाद होगा उस पर जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा 30%। स्लैब रेट इसका सबसे छोटा सबसे आसान है, बनाते हैं चलिए। फर्स्ट 5 लाख पर नील, नेक्स्ट 5 लाख पर
ये फर्स्ट 5 लाख, यहां से लेकर यहां तक 5 लाख, यहां से लेकर यहां तक कितना 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख पर 20% एंड बैलेंस पर 10 लाख के बाद की जो इनकम, मतलब बैलेंस पर सॉरी 30%। ठीक है, अब वही जो एग्जांपल लेते हैं यहां पर ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर दादाजी की इनकम है 4,90,000, तो भाई बताओ क्या होगा अगर इनकम है 4,90,000 तो बताओ क्या होगा, और अगर इनकम है 8 लाख तो बताओ क्या होगा। अगर इनकम है बेटा 4 लाख तो ध्यान से देखो 5 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स फ्री है। सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख रुपए तक क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, तो यहां पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा नील, खत्म। बट अगर इनकम 8 लाख है, 8 लाख मतलब समवेयर हेयर, तो चलिए ब्रेक करते हैं। पहले 0 से लेकर 5 लाख रुपए तक, तो 0 से लेकर 5 लाख तक मतलब फर्स्ट 5 लाख, इस पर कितना होगा नील। फिर 5 लाख रुपीज से लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर रुक जाएंगे, और यहां कितने 8 लाख, तो 5 लाख से 8 लाख मतलब 3 लाख, तो नेक्स्ट 3 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%, मतलब 60,000। ठीक है, 60,000। अब खुद आप यहां पर कंपैरिजन देख लीजिए, खुद कंपैरिजन देख लीजिए। जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी तो 4,90,000 पर जो टैक्स लगा था, जब इंडिविजुअल की इनकम की बात की थी 4,90,000 पर जो टैक्स लगा था वो लगा था हमारे पास 72,500। ठीक है, जब हमने सीनियर सिटीजन की बात की, सीनियर सिटीजन की बात की तो यहां पर जो टैक्स निकल कर आया था वो आया था 70,000। ठीक है, और नहीं शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, नहीं 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 नहीं, सॉरी। जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी तो 4,90,000 पर जो टैक्स निकल कर आया था बच्चे, वो आया था हमारे पास 12,000। सॉरी मिस्टेक हो गई। जब सीनियर सिटीजन की हमने बात की थी तो यहां पर जो टैक्स निकल कर आया था वो आया था 9,500, और जब हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो 4,90,000 पर टैक्स कितना है, नील। जब हमने 8 लाख पर टैक्स निकाला तो इंडिविजुअल के केस में जो टैक्स निकल कर आया था वो आया था 72,500। ठीक है, 72,500, यहां पर निकला था 70,000 और यहां पर आ रहा है 60,000। ठीक है, तो ध्यान से एग्जाम में देखिएगा, एग्जामिनर ने आपको दिया क्या है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। स्लैब रेट क्लियर हो गए, एक बार बताया था, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, लेक्चर छोड़ के मत जाना अभी कहीं। इंडिविजुअल का स्लैब रेट 250 नील, नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20% एंड बैलेंस पर 30%। सीनियर सिटीजन पर फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, बैलेंस पर 30%। सुपर सीनियर सिटीजन फर्स्ट 5 लाख नील, नेक्स्ट 5 लाख 20%, डायरेक्टली यहां 5% का रेट नहीं आता, और बैलेंस पर कितना होगा 30%। ठीक है, ओके। अब एचयूएफ, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके ऊपर सिंगल स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है अप टू 250 नील, नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20% और बैलेंस पर 30%। ठीक है जी, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिएगा। मिस्टर ए, एज, रेजिडेंशियल स्टेटस, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए की एज है 70 ईयर्स, प्रीवियस ईयर 1920 में इनकी एज है 70 ईयर्स, और ये हैं भारत के रेजिडेंट, ये हैं भारत के रेजिडेंट। ठीक है, बताओ बेटा इन पर जो एग्जाम्पशन लिमिट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पशन लिमिट होगी वो कितनी होगी, अगर एक इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है प्लस उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पशन लिमिट होगी वो होगी 3 लाख रुपए। मतलब यहाँ पर जो स्लैब रेट लगेगा वो लगेगा फर्स्ट 3 लाख नील वाला। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन कहलाएंगे भारत के। हम इनको नाम क्या देंगे, 70 ईयर्स प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है सीनियर सिटीजन। ठीक है, और इन पर जो स्लैब रेट लगेगा वो 3 लाख रुपए वाला लगेगा, मतलब एग्जाम्पशन लिमिट होगी 3 लाख। मिस्टर बी, मिस्टर बी, मिस्टर बी की एज है 70 ईयर्स और ये हैं भारत के नॉन रेजिडेंट। बताओ भाई,
70 ईयर्स है, 70 ईयर्स है मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन तो नहीं हो सकते। सीनियर सिटीजन बनने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि एक इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना चाहिए प्लस उसकी एज 60 ईयर्स या मोर, मतलब 60 से 80 के बीच में। यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो तो क्लियर हो गया, मगर ही इज नॉन रेजिडेंट। तो बेटा अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो याद रखिएगा हम इन्हें सुपर सिटीजन सीनियर सिटीजन नहीं कहेंगे, इन्हें हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देखिए जनरली आप इनको सीनियर सिटीजन कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये 70 ईयर्स है, बट जब आप टैक्स कैलकुलेशन की बात करेंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो हम इन्हें सीनियर सिटीजन की कैटेगरी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने इनको सीनियर सिटीजन कह दिया तो फिर तो इनको 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? तो ही इज नॉट ए सीनियर सिटीजन। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो बेटा इन पर जो टैक्स रेट लगेगा वो क्या लगेगा, वो एग्जामिशन लिमिट लगेगी 2,50,000 रुपए वाली, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखिए अब, मिस्टर सी, इनकी एज है 85 ईयर्स और ये हैं भारत के रेजिडेंट। अगर एक इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है प्लस उसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो ये कहलाता है सुपर सीनियर सिटीजन। जी हाँ, ये है सुपर सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन पर जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितनी होती है? 5 लाख। तो यहाँ पर मिस्टर सी की इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी, उसके बाद स्लैब रेट लगना शुरू हो, उसके बाद टैक्स लगना शुरू होगा, ठीक है? और लास्ट देखिए मिस्टर डी, फिर कुछ हम यहाँ पर कंक्लूजन लेंगे। इनकी एज भी है 85 ईयर्स मगर ये हैं भारत के नॉन रेजिडेंट। ये क्या हैं? भारत के नॉन रेजिडेंट। देखो बेटा सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बनने के लिए एज के साथ साथ भारत का रेजिडेंट होना जरूरी है। ये कौन है? मिस्टर डी, ये भारत के नॉन रेजिडेंट। तो आप इन्हें सुपर 85 ईयर्स हैं, स्टिल आप इन्हें सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते, सीनियर सिटीजन भी नहीं है, ठीक है? तो इन पर जो टैक्स फ्री लिमिट है वो कितनी है? 2,50,000। अब यहां पर एक कंक्लूजन अपने आप निकालो। मिस्टर बी भारत के नॉन रेजिडेंट थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज उनकी एग्जामिशन लिमिट कितनी है? 2,50,000। मिस्टर डी भारत के नॉन रेजिडेंट हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज उनकी जो एग्जामिशन लिमिट है वो कितनी है? 2,50,000, ठीक है? तो अब इस चीज को माइंड में फिट कर लो, अब इस चीज को माइंड में फिट कर लो। अगर इंडिविजुअल बेटा नॉन रेजिडेंट है, अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो इस पर जो एग्जामिशन लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी? 2,50,000। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स निकाल रहे हो, दोबारा सुनने का, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स निकाल रहे हो तो वहां पर एग्जामिशन लिमिट 2,50,000 रुपए ही रहेगी। वहां पर चेक करने मत बैठ जाना कि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है भारत का रेजिडेंट होना। तो अगर आप, ये एग्जाम में आता है, अगर आप मिस्टर ए का टैक्स निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए की एज है 70 ईयर्स, ही इज नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट आ गया ना तो एज बेकार हो गई टैक्स कैलकुलेशन के लिए, बाकी बेनिफिट्स आगे देखेंगे, मगर एज बेकार हो गई तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इसे भारत का इसे नॉन रेजिडेंट है तो इसलिए जो स्लैब रेट लगेगा वो 2,50,000 रुपए वाला लगेगा, जो फर्स्ट स्लैब रेट पड़ा था, ठीक है? अगर इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है, अगर बेटा इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है तो या तो होगा सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन, या होगा सीनियर सिटीजन, या होगा अदर इंडिविजुअल, ठीक है? अदर मतलब लेस देन 60 ईयर्स। तो यहां पर जो एग्जामिशन लिमिट है वो कितनी रहेगी? 5 लाख। यहां पर एग्जामिशन लिमिट कितनी रहेगी? 3 लाख। और अदर के लिए जो रहेगी, अदर्स के लिए जो रहेगी वो रहेगी 2,50,000। तो ये चीज को माइंड में रखिएगा, एग्जामिनर कभी इस पॉइंट पे भी आपको पकड़ सकता है, टैक्स कैलकुलेट करवाता है एग्जामिनर जहां पर एज और रेजिडेंशियल स्टेटस को वो मर्ज कर देता है। डन, ओके। अब एक लास्ट पॉइंट, लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट पॉइंट, बाकी की रिवेट वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको। सीबीडीटी का बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, सीबीडीटी का बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, आपको स्लैब रेट के नीचे अपने बुक में आपको इन मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सीबीडीटी का एक सर्कुलर है, इफ मैं इसे अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर के साथ ही कनेक्ट कर रहा हूं, इफ इंडिविजुअल, आसान बताएं तो, या लैंग्वेज तो पूरी आपके वहां लिखी हुई है ना, लैंग्वेज तो देखो लिखी हुई है। सीबीडीटी का सर्कुलर क्या है समझा देता हूं मैं आपको। देखो हमारे एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 1/4/2019 से लेकर
31 मार्च 2020, ठीक है, 31 मार्च 2020 ये हमारा है 1920 और 2021 हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल 2020 को 60 इयर्स का होता है, तो बताओ इन जनरल क्या होगा। अगर एक इंडिविजुअल 60 इयर्स की एज अटेंड कर रहा है, 60 इयर्स की एज अटेंड कर रहा है कब, अगले साल की 1 अप्रैल को, तो क्या होगा। तो यहां पर आप अगर नॉर्मल क्राइटेरिया देखोगे, रादर थ्रू आउट यही रहा है, बिकॉज ही has attained the age of 60 years on 1/4/2020, ठीक है। तो बेटा 1/4/2020 किस प्रीवियस ईयर में फॉल करता है, 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में फॉल करेगा। तो अगर हम एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या होता है, यहां पर ये जो है फॉर प्रीवियस ईयर 1920, मतलब हमारे एग्जाम का असेसमेंट ईयर 2021, ये जो इंडिविजुअल है ये अदर इंडिविजुअल माना जाएगा, हम इसे सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते। क्लियर है, यही होनी चाहिए ना इंटरप्रिटेशन। अब यहां पर सीबीडीटी ने सर्कुलर डाला, सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया, सीबीडीटी ने कहा देखो भाई, अगर एक इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है पूरा आपके बुक में मैंने दिया है, अगर एक इंडिविजुअल अगले फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल को, अगर एक इंडिविजुअल अगले फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल को 60 इयर्स की एज अटेंड कर रहा है, तो माना जाएगा वो 31 मार्च को ही 60 इयर्स का हो गया। दोबारा सुनिएगा, सर्कुलर क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल को 60 साल की एज अटेंड कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम 60 साल पे, एक बार 61 का हो गया फिर तो वो 20 साल तक सीनियर सिटीजन है, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल को 60 इयर्स का हो रहा है, तो उसे पिछले साल की 31 मार्च को ही 60 इयर्स की एज अटेंड किया हुआ माना जाएगा, मतलब उसे लास्ट ईयर भी सीनियर सिटीजन मानकर पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अब क्या होगा, अब इसे क्या जाएगा सर, सीबीडीटी आफ्टर, ये है बिफोर सीबीडीटी सर्कुलर। अब आफ्टर सीबीडीटी सर्कुलर क्या है, आफ्टर सीबीडीटी सर्कुलर पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे, फॉर प्रीवियस ईयर 1920 क्या पढ़ा आपने कि सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल को 60 इयर्स की एज अटेंड करता है, तो वो पिछले साल की 31 मार्च को ही सीनियर सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो एक दिन का बेनिफिट यहां पर दे दिया गया। तो अब हम इसे अदर इंडिविजुअल की कैटेगरी में बेटा नहीं डालेंगे, इसे क्या माना जाएगा, फॉर प्रीवियस ईयर 1920 इसे कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। क्या कहा जाएगा, सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, मिस्टर ए has attended age of 60 years on 1/4/2020, calculate his tax liability for assessment year 2021। अब अगर आप इसको ध्यान से अगर विदाउट सीबीडीटी सर्कुलर पढ़ेंगे तो बेटा ये वाली जो डेट फॉल करती है, ये फॉल करती है प्रीवियस ईयर 2021 में, ठीक है। तो वो 60 इयर्स का कब हो रहा है, 2021 में। बट सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ने के बाद अब आप क्या कहेंगे कि ये जो 60 इयर्स की एज अटेंड कर रही है, ठीक है, ये किस डेट पर माना जाएगा, ठीक है, डीम्ड हो जाएगा, यहां पर माना जाएगा कि उसने प्रीवियस ईयर 1920 में ही 60 इयर्स की एज अटेंड कर लिया, कब, 31 मार्च को। तो बेटा एज पर सीबीडीटी सर्कुलर, एज पर, सिंपल लैंग्वेज लिखोगे, लिखना है, ठीक है। एज पर सीबीडीटी सर्कुलर, मिस्टर ए हैज बिकम सीनियर सिटीजन ऑन 31st March 2020, that is previous year
2019-20 देखा, एक दिन से पूरा ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है 20। बस अब इस पर टैक्स निकालना है, ठीक है। मैंने इनकम तो बताया नहीं, कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर इफ हिज इनकम इज If his income is 2,70,000। अब जरा मजेदार चीज देखो, अगर इनकम 2,70,000 है, ठीक है, अभी सिर्फ 2,70,000 पर स्लैब रेट के हिसाब से निकालो, तो बेटा 2,70,000 अगर आप इसे सीनियर सिटीजन मानेंगे तो टैक्स जीरो होगा। वाई? क्योंकि 3 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है। बट अगर आपने सर्कुलर को ध्यान से नहीं पढ़ा, एग्जाम में याद नहीं रहा, तो आप इसको अदर इंडिविजुअल मानकर 2,50,000 का स्लैब रेट लगाकर 20,000 रुपए पर टैक्स आप निकाल देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन को, यही बेनिफिट दिया गया है सुपर सीनियर सिटीजन को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल को 80 इयर्स की एज अटेंड करता है तो उसे पिछले साल की 31 मार्च को ही सुपर सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। मतलब सेम कंसेप्ट आपके पास है। अब लास्ट टाइम इसको बता रहा हूं कि अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल को, हमारे एग्जाम के पॉइंट से बात करें, चलो, अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल 2020 को 60 इयर्स का होता है तो उसे 31 मार्च 2020 को ही 60 इयर्स का मान लिया जाएगा। मतलब उसको हमारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर 1920 के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर एक इंडिविजुअल 1 अप्रैल 2020 को 80 इयर्स की एज अटेंड करता है तो सीबीडीटी सर्कुलर के अकॉर्डिंगली उसे 31 मार्च 2020 को ही 80 इयर्स का मान लिया जाएगा। मतलब हम अपने प्रीवियस ईयर 1920 के लिए उसे सुपर सीनियर सिटीजन मानेंगे और 5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट का टैक्स बेनिफिट देंगे, ठीक है जी। डन बेटा। तो ये थे हमारे स्लैब रेट, तो स्लैब रेट आई होप आपको अच्छी तरीके से आगे होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो आगे मत बढ़ना, पहले जिस पोर्शन में डाउट है उसको एक बार दोबारा देखना, 2 बार देखना, 3 बार, जब तक क्लियर ना हो जाए, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा नहीं है जब तक बेटा ये वीडियो क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। कमिंग लेक्चर्स में अभी हमें पढ़ने हैं सरचार्ज पढ़ेंगे, रिबेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से करके आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।